हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर होंगे, मजे कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जय महादेव विद्या कुंभ में मैं स्मित तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में सेकेंड बुक के वो सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला, टॉपिक और कॉन्सेप्ट सब कुछ बताने वाला हूं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। प्यारे बच्चों, 20 से 25 मिनट में सेकेंड बुक पूरी तरह से रिवाइज करने वाला हूं, तो लास्ट तक देखिएगा और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा रैपिड सेशन लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए। इसके पीछे हाथ से लिखा हूं, पूरी मेहनत किया हूं, फिर आप सभी के सामने यह सेशन लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, तो नजरें स्क्रीन पर रखिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। और इसी से रिलेटेड आज एक रात 8 बजे सेशन लेकर आऊंगा जो धमाकेदार सेशन होगा। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। पहला आप समाकलन देख पा रहे हैं, सेकेंड बुक का पहला। फर्स्ट बुक का करा चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख लें। अब सेकेंड बुक का करा रहा हूं। पहला चैप्टर है समाकलन। तो समाकलन का सबसे पहला फार्मूला अगर मैं आप सभी से डिस्कस करूं तो क्या होगा बेटा जी, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 बटे में n+1 प्लस c हो जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और sin x का होता है माइनस cos x। sec स्क्वायर x का होता है tan x, sec x tan x का होता है sec x, cosec स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, dx अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और माइनस dx अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है बेटा cos इनवर्स एक्स प्लस सी। और इसके बाद इधर देखिए तो माइनस dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है बेटा माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। dx अपान एक्स √x स्क्वायर माइनस 1 का होता है प्यारे बच्चों सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। माइनस dx अपान एक्स √x स्क्वायर माइनस 1 का होता है cosec इनवर्स x प्लस सी। नजरें स्क्रीन पर। और उसके बाद e की पावर x का प्यारे बच्चों e की पावर x प्लस सी होगा। a की पावर x का होता है a की पावर x अपान लॉग a प्लस सी। dx अपान x का होता है बेटा लॉग x प्लस सी। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला फार्मूला क्या है इसका। नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए प्यारे बच्चों। बहुत प्यारा सेशन है आप सभी लोगों के लिए। कह रहा है सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी। ये एक नंबर में कभी कभी पूछ लेता है। cos x dx का इंटीग्रेशन प्यारे बच्चों log cosec x माइनस cot x प्लस सी। इसके बाद बात करते हैं dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है 1 अपान 2a log x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस सी। dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है 1 अपान 2a log a प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स प्लस सी। फिर dx अपान √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है बेटा log x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। dx अपान √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है बेटा log x प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। dx अपान x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1 अपान ए tan इनवर्स x अपान ए प्लस सी। और dx अपान √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता है बेटा साइन इनवर्स x अपान ए प्लस सी। और इसके बाद √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x/2। ये बहुत यूज होता है प्यारे बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत ज्यादा यूज होता है। √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपान a प्लस सी। √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx होता है x/2 √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। बात करते हैं √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx की, तो ये होता है बेटा x/2 √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 log x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस सी। आई होप आप सभी को यह समझ में आ रहा होगा। अब बेटा जी कह रहा परिमेय फलन का समाकलन कीजिए। कभी कभी आपके पास प्यारे बच्चों ऐसे समाकलन आ जाते हैं जो कि परिमेय होते हैं और उनका समाकलन हमसे पूछ रहा है, तो कैसे उनका समाकलन करेंगे। कह रहा है यदि परिमेय फलन के हर में ax स्क्वायर प्लस bx आ जाए। मान लीजिए प्यारे बच्चों यहां पर हर आपके सामने कुछ ऐसा कुछ आ जाए, ये दिखाता हूं, एक मिनट सभी लोग नजरें स्क्रीन पर रखिएगा। सपोज करिए आपके सामने कुछ ऐसा आ जाए बेटा 1 अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, या तो ये आ जाए बेटा या तो इसके पास रूट लगा हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, तो इनका समाकलन पूर्ण वर्ग बनाकर करते हैं बेटा। इनको क्या करेंगे हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी को पूर्ण वर्ग बनाएंगे बेटा। तो ये इन 6 फार्मूलों में से कोई एक फार्मूला बन जाएगा। इन 6 फार्मूले से फिर उसको हल कर देंगे। हमने कई बार सिखाया है आप सभी को। फिर बेटा जी कहता है कि अगर इस तरह का सवाल आ जाए
पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका समाकलन अगर पूछ लेगा तो, और या तो पी एक्स प्लस क्यू अपान अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का पूछ लेगा, तो बेटा जी क्या करते हैं, पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए डी अपान डी एक्स, जो नीचे होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसको डिफ्रेंशिएट कराते हैं, रूट वाला होगा तो भी सिर्फ अंदर का रखेंगे, रूट नहीं रखेंगे, ठीक है, प्लस बी रखेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद आप देख रहे हो पूरा पैटर्न मैंने यहां लिख दिया है, पी एक्स प्लस क्यू अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर होता है, यहां से ए की वैल्यू निकाल लेंगे कंपेयर करके बेटा। उसके बाद यहां पर ए दिया हुआ है, फिर ये जो इसको डिफ्रेंशिएट करने से जो आएगा यहां लिखेंगे, डिनोमिनेटर यहां रखेंगे, बी यहां रखेंगे, जो यहां से वैल्यू आएगी, फिर इसको कैसे करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बना के हल करेंगे। सेम टू सेम बेटा जी रूट वाले के लिए भी मैंने लिख दिया है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार मैंने आप सभी को कराए हैं, तो आई होप आप सभी को यह बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। अब आंशिक भिन्न अर्थात पार्शियल फ्रैक्शन की बात करते हैं। अगर पार्शियल फ्रैक्शन में बेटा इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, पी एक्स प्लस क्यू अपान एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो पार्शियल में हम ए अपान एक्स माइनस ए और बी अपान एक्स माइनस बी, ए और बी की वैल्यू कैसे आती है कई बार आप मैंने करके सिखाया है आप सभी को प्यारे बच्चों। पी एक्स प्लस क्यू अपान एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो एक बारी एक्स माइनस ए, दूसरी बारी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। अगर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपान एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी आएगा, तो हम ए अपान एक्स माइनस ए, बी अपान एक्स माइनस बी और सी अपान एक्स माइनस सी इसके बराबर में रखेंगे। बात समझ में आ रही सभी को, इसके इक्वल में आएगा ये सब, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आ जाए एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एक्स माइनस बी आ जाए बेटा, तो क्या लिखते हैं, एक्स माइनस ए और फिर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और फिर यहां पे एक्स माइनस बी। आप सभी देख पा रहे होंगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स माइनस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, तो इसको लिखते हैं ए अपान एक्स माइनस ए, और उसके बाद देखो बेटा जी ये क्वाड्रेटिक है, मतलब इसके दो रूट्स होंगे, तो यहां क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक और ज्ञान की बात बताए बेटा जी, अगर कभी आपके पास इस तरह का फलन आ जाए पी एक्स अपान क्यू एक्स, और कुछ ऐसा हो जाए बेटा जी पी एक्स की पावर, पी एक्स की पावर मतलब घात, पावर मतलब घात क्यू एक्स के बराबर हो जाए, क्यू एक्स के बराबर हो जाए, बराबर पर या बड़ी हो जाए, बराबर या बड़ी हो जाए तो क्या करते बेटा, क्यू एक्स से पी एक्स में भाग देते, क्यू एक्स से पी एक्स में भाग देते हैं, समझ गया आप सभी लोग, ये बात क्लियर है सभी को। तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, देन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग, आगे चलते हैं बेटा। अब देखो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको, खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन देखो कितनी इजी लैंग्वेज में मैंने आप सभी के लिए लिखा है। एक तो ये लिखा है बेटा जी P इंटू क्यू, अगर दो फंक्शन आ जाए तो एक को फर्स्ट मानते हैं, एक को सेकंड, फर्स्ट को रोकते हैं, सेकंड को इंटीग्रेट कराते हैं, माइनस इंटीग्रेशन, फिर सेकंड को इंटीग्रेट कराते हैं, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कराते हैं और पूरे को इंटीग्रेट कराते हैं। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखना, ये बात जो मैं अभी बोला हूं इसको सेम टू सेम मैंने यहां पे लिख भी दिया है, सभी लोग देख लो बेटा जी। अगर दो फंक्शन आएंगे तो फर्स्ट को रोकते हैं, सेकंड को कराते हैं और माइनस सेकंड को फिर से कराते हैं और फर्स्ट को डिफरेंशिएट कराते हैं और पूरा जो आता है उसको फिर से इंटीग्रेट करा देंगे। और फर्स्ट सेकंड कैसे मानते हैं बेटा जी, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। आई लेट का यूज करते हैं, आई इनवर्स फंक्शन होता है, एल लॉग फंक्शन होता है, ए अलजेब्रा होता है, टी ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति, ई एक्सपोनेंशियल मतलब ई की पावर एक्स टाइप के फलन होते हैं प्यारे बच्चों। अगर इनवर्स और लॉग पहले आ जाएगा तो इनवर्स को फर्स्ट, लॉग को सेकंड मान लेंगे। इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा तो इनवर्स को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड। अगर अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल आ जाएगा तो अलजेब्रा फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल सेकंड। आप सभी को यह बात पता होगी। अब योगों की सीमा के रूप में समाकलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप 4 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का यहां से आ सकता है। कह रहा है ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तो फार्मूला हो जाएगा बी माइनस ए लिमिट एन टेंजिंग टू इंफिनिटी, 1/n यहां पे ब्रैकेट है, एफ ऑफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस ए प्लस 2h प्लस डॉट 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 एफ ए प्लस n माइनस 1h हो जाएगा प्यारे बच्चों। और देखिए एक बहुत ही प्यारी चीज लेकर आया हूं आप सभी के लिए, ये फार्मूला लेकर आया हूं बच्चा, क्योंकि
भूल चुका होगा 11th में ये फार्मूले, तो ये फार्मूला भी लेकर आया हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये फार्मूला मैं थोड़ा जूम करके आप सभी को दिखा रहा हूं। ये फार्मूला बेटा ये कह रहा है 1 + 2 + 3 अगर n तक जोड़ना हो तो ये हो जाएगा n + 1/2। अब कह रहा है 1² + 2² + 3² डॉट n² तक अगर जोड़ना हो तो ये हो जाएगा n + 1 2n + 1/6। और बेटा जी यहां पे 1³ + 2³ + 3³ n³ तक अगर इसको जोड़ना है तो ये हो जाएगा n + 1/2 का होल स्क्वायर। तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट प्यारे बच्चों। आई थिंक आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब चलते हैं निश्चित समाकलन अर्थात डिफिनिट इंटीग्रल। ये कहता है सर किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करा दो और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो। किसी भी फलन को प्यारे बच्चों इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दो, आंसर आ जाएगा। इसके कुछ गुणधर्म है, सुनते हैं क्या क्या गुणधर्म है बेटा। पहला गुणधर्म इसका कह रहा है कि सुमित सर a से b fx होगा तो a से b f ऑफ t, मतलब कि आप उस पर t मतलब लेट कर लो, t पे चेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कह रहा है सर अगर इसकी अपर और लोअर लिमिट को बदलोगे तो वैल्यू में परिवर्तन नहीं आएगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। देखो ये निगेटिव हो गया। और कह रहा है a से b fx dx होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी a से c। इस तरह से समझो, अगर मुझे बेटा जी a से b तक का एरिया निकालना है और मुझे a से c तक का एरिया पता है तो पहले आप a से c निकाल लो, फिर c से b निकाल के दोनों को ऐड कर दो, पूरा एरिया आ जाएगा। तो ये कह रहे a से b fx है तो a से c fx dx प्लस c से b fx dx दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर वैल्यू आएगी। और इसके बाद कह रहा है a से b fx dx है तो बेटा क्या हो जाएगा a से b f a प्लस b a दोनों को जोड़ के a प्लस b माइनस x dx हो जाएगा। और कह रहा है 0 से a fx dx सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा यूज होती है बेटा। 0 से a fx dx होगा तो 0 से a अपर लिमिट माइनस x तो क्या हो जाएगा f a माइनस x dx, सबसे ज्यादा यूज होती है ये प्रॉपर्टी बेटा। अब इसके बाद सातवीं प्रॉपर्टी देखो, कह रहा है 0 से 2a fx dx है तो ये 0 से a fx dx हो जाएगा। अगर f ऑफ क्या कह रहा है बेटा जी यहां पर दिया होगा आप सभी के सामने, ये अगर f ऑफ 2a माइनस x बराबर हो जाए f ऑफ 2 क्या हो जाए fx के बराबर हो जाए, अगर ऐसा हो जाएगा प्यारे बच्चों तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपको अभी दिख जाएगा, थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दिया इस वजह से ना दिखा होगा। ये देखो f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू fx हो जाएगा, तो ऐसी कहानी हो जाती है। अब थोड़ा सा और समझाते हैं आपको, ध्यान समझिएगा। फिर कह रहा है कि सर 0 से 2a fx 0 हो जाएगा, अगर 2a माइनस एक्स माइनस fx हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0 हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं बेटा, कह रहा है कि माइनस a से a है तो ये 0 से a fx dx हो जाएगा। अगर f ऑफ माइनस एक्स इवन फंक्शन है, मतलब जहां जहां x है वहां माइनस रखने पर फंक्शन पॉजिटिव ही है, fx ही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर fx बराबर एक्स स्क्वायर है, x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो बाहर भी एक्स स्क्वायर आएगा, फलन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये दुगना हो जाएगा। और अगर बेटा जी x की जगह माइनस रखने पर माइनस fx आ जाए तो उसका मान 0 हो जाता है। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, देन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। आगे चलते बेटा जी, हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। समाकलन के अनुप्रयोग मैंने आप सभी को ये पढ़ा रखा है इससे पहले भी, तो जरा समझिएगा ये है क्या समाकलन के अनुप्रयोग। ये कहता है बेटा जी कि अगर x एक्सिस की लिमिट आप यूज करेंगे, बस सिंपल सा फंडा इसका समझ लो। अगर आप x एक्सिस की लिमिट यूज कर रहे हो बेटा, तो अगर सपोज करो ये कोई फलन है, ये कोई फलन है, अगर आप x एक्सिस की लिमिट यूज करोगे, सपोज करो ये a है और ये b है, ध्यान से, अगर आप x एक्सिस की लिमिट यूज करोगे तो आपको ये पूरा एरिया मिलेगा, ये पूरा एरिया मिल जाएगा। अगर यहां से a से b x एक्सिस का यूज करोगे और ये क्या हो जाएगा बेटा जी dx और ये हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा a से b और ये y dx हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन बेटा जी अगर यही सेम ग्राफ मैं ले लूं, ये ग्राफ ले लिया और मैं लिमिट यूज करूं y एक्सिस की, मान लो ये b है और मान लो ये a है, तो हमको एरिया ये वाला मिलेगा, ये देख पा रहे हो ये वाला एरिया, और ये क्या हो जाएगा dy हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा बेटा x इंटू dy। आई होप आप सभी लोग ये बात समझ पा रहे होंगे। तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, सभी लोग इसका बेटा जी स्क्रीनशॉट ले लो। सबको समझ में आ रही बात? चलो आगे चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिवीजन है बेटा, आप सभी लोग इसको बहुत ध्यान से रिवाइज कर लें। अब देखो अवकल समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखकर लाया हूं।
अवकल समीकरण अर्थात डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है बेटा, सुनिएगा। कह रहा है किसी अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की कोटि को अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं, अर्थात ऑर्डर कहते हैं। जो सबसे उच्चतम अवकलज की कोटि होगी उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अवकल समीकरण की कोटि। घात क्या है बेटा, किसी अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की घात को उस अवकल समीकरण की क्या कहते हैं बेटा, घात कहते हैं। फिर कह रहा है अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होता है, यदि अवकल समीकरण के हल में प्रयुक्त स्वेच्छ अचरों की संख्या उस अवकल समीकरण की कोटि के बराबर है, ऐसे हल को अवकल समीकरण का व्यापक हल कहते हैं या पूर्वक कहते हैं। यह शब्द पहली बार सुन रहे होंगे। विशेष हल मतलब विशेष हल किसे कहते हैं या विशिष्ट हल क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। तो यदि किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में प्रयुक्त स्वेच्छ अचरों को विशेष मान दिया जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर ये सब मान दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, किया जाए तो हल अवकल समीकरण का विशेष हल कहलाता है प्यारे बच्चों। सॉरी, और इसके बाद आता है पृथक्करण चर वाले अवकल समीकरण, मतलब सेपरेबल की बात कर रहे हैं। कह रहा है अगर कुछ ऐसा अवकल समीकरण आ जाए बेटा, ऐसा अवकल समीकरण आ जाए, देखो dy बाई डी एक्स, जहां पर y का भी फंक्शन हो और x का फंक्शन हो और वो दोनों अलग अलग हो जाएं। देखो y वाला फंक्शन y की तरफ आ जाए और x वाला x की तरफ चला जाए। देखो ये y वाला y की तरफ है, x वाला x की तरफ है, तो उसका हम लोग समाकलन करके हल निकाल लेंगे। ये सिंपल सा तरीका है। फिर अगर मान लो कि वो अलग अलग नहीं हो रहा है, वो अलग अलग नहीं हो रहा है और dy बाई डी एक्स बराबर x कामा y, मतलब x भी और y भी है, पृथक्करण नहीं हो रहा है, तो चेक करेंगे क्या ये होमोजीनियस है। कैसे चेक करेंगे, जहां जहां x है बेटा वहां वहां हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा x रखेंगे। x की जगह लैम्डा x और y की जगह बेटा जी लैम्डा y रखेंगे। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। उसके बाद रखने के बाद अगर ऐसा हो जाए पूरा लैम्डा बाहर आ जाए और केवल x कामा y ही बचे, तो इसका मतलब वो बेटा जी समघाती समीकरण होता है। और फिर उसको हल करते हैं, जहां जहां y है वहां वहां बेटा y बराबर वी एक्स रखते हैं और dy बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स रखते हैं। और उसके बाद बेटा जी उसको क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। बात समझ में आ रही हो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग। बात करते हैं इसके आगे चलने की, तो इसके आगे क्या है बेटा जी, रैखिक समीकरण है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है, कह रहा है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अगर मान लो बेटा जी पृथक्करण भी नहीं लग रहा है, समघाती भी नहीं है, तो चेक करेंगे क्या वो रैखिक है क्या। अगर ये रैखिक है बेटा तो ध्यान से सुनना, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यहां पर p और q क्या हो जाएगा बेटा जी, P और Q x के फंक्शन होंगे बेटा। किसके होंगे, x के होंगे या कोई नंबर होंगे। या तो बेटा जी वो x के फलन हो जाएंगे या तो वो कोई ना कोई नंबर अर्थात कोई ना कोई संख्या हो जाएंगे। प्यारे बच्चों समझ में आ रही सभी को ये बात। अगर इतनी बात समझ में आ रही तो सबसे पहले IF निकालेंगे, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF मतलब बेटा जी क्या, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे, e की पावर p dx रखेंगे। उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, y इंटू ई की पावर p dx रखेंगे बेटा जी। और मतलब जो वैल्यू आई होगी IF, और उसके बाद Q के साथ उस IF का मल्टीप्लाई करा देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ p d x और यहां पे dx। सेम टू सेम बेटा जी एक और आता है, लीनियर ही है वो, लेकिन यहां पर क्या हो जाता है, dx बाई dy हो जाता है। dx बाई क्या हो जाता है बेटा जी, dy। देखो ये dx बाई dy हो जाएगा प्लस px और q। यहां क्या हो जाएगा, ये जो p और q हो जाएगा वो y का फलन हो जाएगा। बाकी करेंगे सब वैसे ही। बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। ये देखो फार्मूला टेक है स्क्रीनशॉट। अब हम लोग आते हैं बेटा जी भौतिक राशियां, मतलब वेक्टर पे हम लोग आ चुके हैं। भौतिक राशियां, हालांकि आप सभी को यह मैं बताया होगा, भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि होती है बेटा जी। अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण होता है और सदिश राशि परिमाण और दिशा दोनों होती है जिसमें। उसके बाद बेटा जी स्थिति सदिश क्या होता है, किसी अंतरिक्ष में किसी मूल बिंदु के सापेक्ष कोई बिंदु x कामा y कामा z हो तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के कैप। और इसका परिमाण क्या हो जाएगा बेटा, इसका परिमाण निकालेंगे हम लोग कैसे, इसका परिमाण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट में। एक्स वाई जेड को दिग अनुपात भी कहते हैं बेटा। दिग कोज्या क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन बताया है। कॉस अल्फा इक्वल टू क्या बताया बेटा जी, कॉस अल्फा इक्वल टू मैंने आप सभी को बताया है कि एक्स अपान कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉस बीटा वाई अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉस गामा जेड अपान
अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आगे चलते बेटा और कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करें बेटा जी, शून्य सदिश होता है, बता रखा है, जिसका परिमाण 0 होता है। मात्रक सदिश जिसका परिमाण 1 होता है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। सह आदिम जिसका प्रारंभिक बिंदु समान होता है, देखो इनका सबका प्रारंभिक बिंदु समान है बेटा। संरेख सदिश क्या होते हैं, दो या दो से अधिक सदिश जो एक दूसरे के समांतर होते हैं उनको संरेख सदिश कहते हैं। समान सदिश क्या होते हैं बेटा, दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी समान सदिश कहलाते हैं यदि उनकी दिशा और परिमाण दोनों आपस में समान हो जाए बेटा जी। ऋणात्मक सदिश बी ए वेक्टर इक्वल टू माइनस ए बी वेक्टर होता है। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। सदिशों का योगफल क्या होता है बेटा, एडिशन ऑफ अ वेक्टर। त्रिभुज नियम है, त्रिभुज नियम में क्या होता है बेटा जी, अगर दो सदिश इस तरह से लिए गए हैं किसी त्रिभुज की एडजेसेंट साइड की तरह, मतलब संलग्न भुजाओं की तरह हैं, तो तीसरी भुजा क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, उसका योग हो जाती है। जैसे ये सी है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है। बाकी चीजें लिख रखा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। बात करते हैं सदिशों के योग का। समांतर चतुर्भुज नियम प्यारे बच्चों, अगर दो सदिश इस तरह हैं किसी चतुर्भुज के संलग्न भुजाओं की तरह हैं तो उसका जो विकर्ण होता है वो दोनों के योग को दर्शाता है। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। सदिशों के कुछ गुणधर्म हमने लिखे हैं, ए प्लस बी, बी प्लस ए होता है और ये आपको बता रखा है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सदिशों के घटक कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, अगर वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है तो इनके घटक क्या हो जाएंगे, अदिश घटक एक्स वाई जेड है और सदिश घटक एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप हो जाएंगे। अगर यहां पर मैंने ये एक एग्जांपल माना, वेक्टर ए इक्वल टू ए1 बी1 सी1 के कैप और बी इक्वल टू ए2 आई कैप प्लस बी2 प्लस सी2 के कैप, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का योग भाई आई वाला आई से जुड़ेगा, जे वाला जे से और के वाला के से। वेक्टर ए और वेक्टर बी का अंतर आप सभी ने देखा है कि आई आई से घटेगा, बी बी से, जे जे से। ए और बी समान होंगे अगर ए1 इक्वल टू ए2 मतलब आई वाला आई के बराबर, जे वाला जे के बराबर और के वाला के बराबर होगा प्यारे बच्चों। कह रहा है किसी सदिश लैम्डा से सदिश वेक्टर ए का गुणन करने पर अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई कराओगे तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। कह रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी संरेख होंगे अगर a2 अपान a1 इक्वल टू b2 अपान b1 इक्वल टू c2 अपान c1 इक्वल टू लैम्डा हो जाए, नियतांक हो जाए, तो वो सब क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों, संरेख हो जाते हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी लंबवत होंगे अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी लंबवत होंगे अगर बेटा जी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। कह रहा है बी, कह रहा है अगर P दिया हुआ है, Q दिया है तो पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, पी क्यू वेक्टर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, एक एक चीजें लिखी हुई हैं। खंडसा सूत्र क्या होता है बेटा जी, अगर मान लो दो सदिश हैं, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, उसको कोई एक बिंदु R m और n अनुपात में काटेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर r इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटे में m प्लस n हो जाएगा। बाह्य विभाजन क्या होता है प्यारे बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा, ये बाहर से ये r काटता है इसको, तो यहां पर सेम वैसी होगा, बस माइनस लगा दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग ध्यान से, ठीक है। इसकी प्रूविंग भी मैं करा चुका हूं कई बार। दो सदिशों का गुणनफल कैसे होता है बेटा जी, अदिश गुणनफल होता है, एक अदिश गुणनफल होता है प्यारे बच्चों और एक सदिश गुणनफल होता है। अदिश में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी परिमाण वेक्टर ए परिमाण वेक्टर बी कॉस थीटा होता है और सदिश में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी परिमाण वेक्टर ए परिमाण वेक्टर बी इक्वल टू साइन थीटा एन कैप, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अब इसके बाद आगे चलते प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं किसकी, मात्रक एकांक सदिश या मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर। ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपान परिमाण हो जाएगा उस वेक्टर का जिसका भी निकालना होगा। प्रक्षेप क्या होता है प्यारे बच्चों, वेक्टर ए और वेक्टर बी का प्रक्षेप वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर जिस रेखा पर प्रक्षेप निकालेंगे उसका बी कैप मतलब वेक्टर बी अपान परिमाण वेक्टर बी। स्क्रीनशॉट ले लेना सभी लोग, इस पर 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। 3D पे आते हैं, कह रहा है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक कोसाइन क्या हो जाएंगी, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिक कोसाइन हो जाएंगी बेटा x2 माइनस x1 और वेक्टर PQ क्या है, PQ पीछे बताया था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यही था x2 माइनस x1 आई कैप y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। तो बेटा जी उसी का परिमाण निकाल लेना है, ठीक है। फिर y2 माइनस y1 का परिमाण z2 माइनस z1 अपान PQ का परिमाण, और ये LMN से प्रदर्शित करते हैं। दिए गए बिंदु A से जाने वाले तथा दिए गए सदिश B के समांतर रेखा का समीकरण वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी हो जाएगा। कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगा बेटा जिसका x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू y माइनस y1 अपान बी इक्वल टू z माइनस z1 अपान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं।
बात करते हैं दो दिए गए बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो दो बिंदुओं से जाएगा तो प्यारे बच्चों एक को वेक्टर ए और एक को वेक्टर बी मान लेंगे, उसका पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और इसका कार्तीय समीकरण हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अब ये इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, इस पर हर बार सवाल आता है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है दो विषमतली रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी बेटा, ये दो रेखाएं दिया हुआ है, d इक्वल टू b1 क्रॉस b2 होगा और a2 माइनस a1 के साथ डॉट प्रोडक्ट और b1 क्रॉस b2 का परिमाण निकालेंगे। b1 b2 क्या है, वो समांतर सदिश है, जहां रेखा जिसके समांतर होती है। a1 a2 क्या है बेटा जी, वो बिंदु है जहां से रेखा गुजर रही है। अगर बेटा जी इसका कार्तीय रूप ये लिखा है, लेकिन कोशिश आप वेक्टर रूप से ही करिएगा। दो समांतर, अगर दो रेखाएं समांतर हो तो उनका समीकरण क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपान मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का। स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर बेटा ये जो रेखा है वो दोनों के लिए समान हो जाएगी, वेक्टर भी हो जाएगा। समतल का व्यापक समीकरण क्या होता है बेटा जी, समतल का व्यापक समीकरण ध्यान से देखना, वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी और एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। समतल का व्यापक समीकरण, और ये सदिश समीकरण है और ये कार्तीय समीकरण। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। चलो, एक दिए सदिश के अनुलंब दिए बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा जी, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसका कार्तीय समीकरण हो जाएगा ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीन असंरेखी बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए इक्वल टू 0, और ये कार्तीय समीकरण। ऐसे सवाल को कार्तीय समीकरण से हल करिएगा। ये x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, x2 माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, x3 माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड थ्री माइनस जेड वन इक्वल टू 0 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समतल के समीकरण का अंताखंड रूप होता है बेटा जी x अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1। वहां पे फिगर बना हुआ है, थोड़ा सा छोटा कर दे फिगर को, देख लीजिएगा, ठीक है। अब कह रहा है समतल से दिए गए बिंदु की दूरी, तो बेटा d इक्वल टू, मान लो ये बिंदु है और वो समतल है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। ये देखो अब दिख रहा होगा आपको। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन माइनस डी अपान अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों हम आ चुके हैं लीनियर प्रोग्रामिंग पे, एलपीपी। तो कह रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग क्या कहता है, जरा ध्यान सुनिएगा बहुत प्यार से। उद्देशीय फलन क्या होते हैं, रैखिक फलन, जिसके जैसे कि z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई आपको दिया रहेगा प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, उद्देश्य फलन। जबकि a और b अचर होते हैं, अधिकतमी या न्यूनतमीकरण बेटा इसी का ए एक्स प्लस बी वाई का करते हैं। व्यवरोध क्या होता है बेटा, रैखिक प्रोग्रामन समस्या के चरों पर प्रतिबंध जो कि समीकरणों या असमीकाओं के रूप में होते हैं, रैखिक अवरोध कहलाते हैं बेटा। जो ये लिखा नहीं रहता 2x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 3 या ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। बात करते बेटा जी इष्टतम मान क्या होता है। इष्टतम मान का मतलब होता है उद्देशीय फलन का अधिकतमी या न्यूनतमी मान, इसका इष्टतम मान कहलाता है। सुसंगत हल क्या होता है, चरों के मानों का वह समुच्चय जो रैखिक प्रोग्रामन समस्या के सभी व्यवरोधों को संतुष्ट करता है, सुसंगत हल कहलाता है। और सुसंगत क्षेत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, वो एरिया होता है जो एरिया हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लो ये सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद इष्टतम हल वही है रैखिक प्रोग्रामन समस्या, वह संगत हल जिसका मान इष्टतम, अधिकतम या न्यूनतम होता है, रैखिक असमीका निकाय का इष्टतम हल कहलाता है। रैखिक प्रोग्रामन समस्या एक सामान्य रैखिक प्रोग्रामन समस्या में उद्देशीय फलन का कुछ दिए गए व्यवरोधों के अंतर्गत अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात किया जाता है। आई होप आप सभी को यह बात समझ में आ गई है। अब हम चलते हैं लास्ट पेज पे, और हमारा जो अंतिम पेज है वो ये है। यहां पर आप देखिएगा, हम आपको डायरेक्ट बताते हैं, दो घटनाएं होती हैं प्यारे बच्चों। एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, तो बेटा जिसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सह प्रतिबंधिता, ऐसे समझ लो बेटा। सह प्रतिबंधिता क्या है, सह प्रतिबंधिता क्या होती है बेटा जी, यहां पर दो घटनाएं होती हैं ए और बी। एक घटना बेटा ए होती है और दूसरी घटना क्या होती है बी। तो अब कह रहा है कि अगर एक घटना बी घट चुकी है तो ए की प्रायिकता क्या हो जाएगी। यदि घटना बी घट चुकी तो ए की प्रायिकता हो जाएगी पी ए इंटरसेक्शन बी अपान जो नीचे रहता है पी ऑफ बी। इसको बोलते हैं बेटा जी सह प्रतिबंध प्रायिकता। और बेटा जी अगर दो घटनाएं ए और बी हैं, अगर दो घटनाएं ए और बी हैं, ये तभी स्वतंत्र होंगी प्यारे बच्चों जब पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए,
पी ए और पी बी के बराबर हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, स्वतंत्र घटनाएं। ये हो जाएंगी स्वतंत्र घटनाएं। क्लियर है सभी को, इतनी सी बात क्लियर है। अब थोड़ी सी कहानी को, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये देखो आपको ये स्वतंत्र घटनाएं दे रखा है। फिर कह रहा है कि बेच प्रमेय थ्योरम, यदि E1 E2 En किसी अद्राक्षता प्रयोग से संबंधित परस्पर अपवर्ती निषेध घटनाएं हैं तथा ई कोई घटना है जैसे कि ई आई के साथ, तो बेटा पी ई आई अपान ई क्या हो जाएगा, पी आई प्लस पी ई अपान ई आई और समेशन आई इक्वल टू 1 एंड पी आई 1 पी ई अपान आई 1। आई होप प्यारे बच्चों आप सभी ने आज सेकेंड बुक को रिवाइज कर लिया होगा। इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और धमाकेदार सेशन आज रात 8 बजे यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूं, मिलना ना भूलिएगा। लव यू ऑल, सभी लोग पढ़ाई करें, मजे करें, लव यू ऑल।